रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। कल के दिन दोस्तों जो कहानी मैंने आप लोग को सुनाई थी उसमें हमारे एक व्यूवर्स हैं जिन्होंने कहा कि जिस लड़के की डेथ हुई है, जिस लड़के के साथ में जो लड़का पीड़ित है, जिसकी हत्या की गई है, वो उसका जानने वाला था। बड़ा तकलीफ़ होती है ऐसी कहानियाँ सुनाने के बाद में कि कल तक तो हमने किसी से बात की थी और सडनली उसकी मौत हो जाती है। और मौत भी एक नेचुरल डेथ नहीं होती है, बल्कि उसकी हत्या कर दी जाती है और किसी ऐसे के हाथों कि जिसके ऊपर वो शख्स सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। दोस्तों कल की कहानी अपने आप में विचलित करने वाली कहानी इसलिए भी थी क्योंकि मुस्कान रस्तोगी जिसने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की थी तो वो पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना था। ड्रम को लेकर तरह तरीके की बातें हो रही थी क्योंकि ड्रम में उसने अपने पति सौरभ राजपूत की डेड बॉडीज़ को एक नहीं बल्कि 15 पीसेस में करके उस ड्रम के अंदर रख दिया था। लेकिन जो कल की कहानी मैंने आप लोग को सुनाई थी, उस कहानी में क्राइम करने के लिए जो रास्ता उस पत्नी ने अपनाया वो इतना ज़्यादा भयावह था कि कोई सोच भी नहीं सकता। कि पहले तो उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गला दबाकर हत्या की और बाद में एक कोबरा सांप उसके बिस्तर में छोड़ दिया, जिसकी वजह से उस कोबरा सांप ने उस शख्स को एक नहीं तकरीबन 10 बार डसा। हॉस्पिटल लेके भागे। लोगों को यही लगा कि सांप के काटने की वजह से डेथ हुई है, लेकिन दोस्तों जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ और ही बता रही थी। हालांकि उसके बाद में पत्नी को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बड़ी ही शातिर तरीके से उस पत्नी ने इस कत्ल को अंजाम दिया था। और दोस्तों पिछले 2-3 महीने ये शादीशुदा जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो खबरें हैं वो निकल के आ रही हैं और इस समय लोग शादी करने के नाम से भी डर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा इसमें एक नाबालिग पत्नी एक ऐसा काल बनकर टूटती है अपने पति के ऊपर, उसके साथ में कुछ ऐसी दरिंदगी करती है कि दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो आप लोग बड़ी हैरत करेंगे। आप लोग सोचेंगे कि एक नाबालिग लड़की, उसके जहन में इस तरीके की बातें आखिरकार कहाँ से आती हैं। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है 13 अप्रैल साल 2025 से। 13 अप्रैल साल 2025 को इंदौर में इच्छापुर हाईवे पड़ता है और यहीं पर एक कॉलेज है ITI कॉलेज। और इसी ITI कॉलेज पर सड़क किनारे झाड़ियों में एक व्यक्ति की डेड बॉडी सुबह सुबह पड़ी हुई होती है। जब कुछ लोग उधर से गुजर रहे होते हैं, उनकी नज़र जब इस डेड बॉडी पर पड़ती है तो लोग सिहर उठते हैं। तुरंत जो पुलिस थाना होता है नज़दीकी, उस पुलिस थाने में खबर कर दी जाती है कि साहब इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ITI कॉलेज के पास में किसी शख्स की डेड बॉडी पड़ी हुई है। लिहाजा पुलिस वाले पहुंचते हैं एंड पहुंचने के बाद में तुरंत जो डेड बॉडी होती है उसकी बहुत बारीकी से समीक्षा करते हैं। और इसी बीच में जो आस पड़ोस के लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे उनसे पूछताछ की जाती है। तो उसमें से कोई शख्स पहचान कर लेता है कि ये डेड बॉडी तो राहुल की है और राहुल कल अपनी पत्नी के साथ घर से निकला था, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचा। उसके घर वाले लगातार ढूंढ रहे हैं। लिहाजा जो पुलिस थी अब राहुल के घर पे खबर भिजवा दी जाती है कि तुम्हारे बेटे के साथ में इस तरीके का हादसा हो गया। अब जो राहुल के परिवार वाले थे वो पहुंचते हैं, लेकिन जब राहुल की डेड बॉडी देखते हैं तो उसे देखने के बाद में जो घर वाले होते हैं उनका रो रो कर बुरा हाल होता है, क्योंकि उनके बेटे की जो हत्या की गई थी ये इतनी ज़्यादा बेरहमी से की गई थी कि उसके जिस्म पर तकरीबन 37 से, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 57 घाव बताए गए हैं। यानी 37 से 57 घाव उसकी डेड बॉडी के ऊपर थे, जो कि बॉटल्स के लग रहे थे, शीशे की बॉटल्स के। इसलिए पुलिस उस डेड बॉडी को तुरंत कस्टडी में लेती है और सीधा उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए, इधर पुलिस पूरे केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले घर वालों से ही पूछताछ करती है। तो घर वालों से पूछा जाता है कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी, या फिर राहुल की किसी से कोई दुश्मनी, या फिर हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा, किसी से कोई पैसों का लेन देन, या फिर किसी के साथ में ऐसा हो कि तकरार चलती हो, कोई दुश्मनी चलती हो, कोई पुरानी रंजिश चलती हो, या फिर किसी के साथ में कोई बिजनेस की पार्टनरशिप वगैरह। तो राहुल के जो परिवार वाले होते हैं कहते हैं कि साहब ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल राहुल जो है वो 12 अप्रैल साल 2025 यानी कल के दिन अपनी पत्नी के साथ में शाम के तकरीबन 6 बजे के आसपास हमसे ये कहकर निकला था कि वो बुरहानपुर जा रहे हैं, उन्हें कुछ सामान खरीदना है मार्केट से और जल्द ही लौट आएंगे। उसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ में राहुल गया है, लेकिन उसके बाद से राहुल लौट कर नहीं आया। न उसकी पत्नी का कोई मोबाइल नंबर लग रहा है, न राहुल का मोबाइल नंबर लग रहा था। हम लोग परेशान थे। इसी बीच में हमें खबर मिलती है सुबह सुबह कि राहुल की किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि राहुल की पत्नी कहाँ है। अब राहुल की पत्नी के बारे में जब पूछा जाता है तो घर वाले कहते हैं कि साहब वो तो घर नहीं पहुँची।
लिहाजा जो पुलिस वाले थे अब राहुल की पत्नी की तलाश करते हैं। अब दोस्तों जो राहुल की पत्नी की तलाश की जाती है तो सबसे पहले जो पुलिस अपनी मुखबिर तमाम जगहों पर एक्टिव कर देती है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी जगहों से भागने के लिए सबसे पहले कोई रेलवे स्टेशन पहुंचता है, बस स्टॉप पहुंचता है। तो पुलिस को खुफिया तंत्रों के हिसाब से ये सूचना मिलती है कि इटारसी से उज्जैन के लिए ये लोग निकले हैं, यानी राहुल की पत्नी के साथ में कोई और भी था। अब पुलिस जो थी वो तुरंत उज्जैन पहुंचती है और वहाँ से राहुल की इस पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब पत्नी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके साथ में एक और व्यक्ति जिसका नाम ललित होता है, जो कि ग्राम कोदरी का रहने वाला है, और उसके बाद में एक नाबालिग और लड़का होता है उसके साथ में। इन तीनों को लेकर पुलिस थाने आ जाती है। एंड पुलिस थाने लाने के बाद में जब इन तीनों से पूछताछ की जाती है तो जो पत्नी थी राहुल की, वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है। वो कहती है कि हाँ, मैंने ही अपने पति की हत्या की है। अब दोस्तों पुलिस हत्या करने के पीछे का मोटिव पूछती है कि क्यों हत्या की है, क्या रीज़न है। तो जो राहुल की पत्नी होती है वो कहती है कि मेरी शादी राहुल के साथ में अब से तकरीबन 1 से 2 साल पहले हुई थी, और राहुल जो था वो उम्र में मुझसे तकरीबन 10 साल बड़े थे। हालांकि वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे, मैं भी उनसे मोहब्बत किया करती थी। लेकिन इसी बीच में एक लड़का युवराज उर्फ भरत, इसके साथ में इस राहुल की पत्नी के अवैध संबंध हो जाते हैं। अब जब युवराज के साथ में अवैध संबंध होते हैं तो आए दिन युवराज से बातचीत होने रहना, युवराज से लगातार संपर्क में रहना, युवराज से लगातार घंटों घंटों बातचीत करना। जब बातचीत का ये सिलसिला बढ़ता है तो उसके बाद में इन दोनों के बीच में मिलना मिलाना भी शुरू होता है। जब मिलना मिलाना शुरू होता है तो कहीं ना कहीं राहुल, जिसकी एज इस लड़की से तकरीबन 10 साल ज़्यादा थी, दूसरी तरफ जो युवराज था वो ऑलमोस्ट इस राहुल की पत्नी की एज का ही था। इसलिए इसने युवराज के साथ मिलकर अपने पति की साजिश रची कत्ल की। इन्होंने सोचा कि अगर पति को रास्ते से हटा दिया जाएगा तो फिर वो युवराज के साथ शादी कर लेगी। उसके बाद में ये पूरी प्लानिंग करती है और प्लानिंग के तहत युवराज और राहुल की ये पत्नी जो कि नाबालिग है, इन लोगों ने मिलकर ललित और उसके एक नाबालिग दोस्त को इस राहुल की सुपारी दी। और सुपारी देने के बाद में तकरीबन 12 अप्रैल साल 2025 को शाम के 6 बजे के आसपास ये अपने पति को, राहुल को, किसी बहाने से लेकर बुरहानपुर जाती है कि मार्केट से कुछ खरीदना है। जबकि रास्ते में उसने ललित और उसका नाबालिग दोस्त को बैठा दिया था कि इस जगह पर तुम लोग रुके रहना, यहीं पर मैं कुछ करतब दिखाऊंगी। एंड उसके बाद में राहुल और उसकी पत्नी मार्केट पहुंचते हैं, वहाँ से कुछ सामान खरीदते हैं। सामान खरीदने के बाद में ये लोग लौट रहे होते हैं। रास्ते में ही एक ढाबा पड़ता है, संजय ढाबा। राहुल और उसकी पत्नी वहीं संजय ढाबे पर रुकते हैं, खाना खाते हैं। राहुल को ये लग रहा था कि शायद सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आगे आने वाले पल में उसके साथ क्या होने वाला है इसका अंदाज़ा राहुल को भी नहीं था। अब जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं इंदौर के इच्छापुर हाईवे के पास में जो ITI कॉलेज है वहाँ पर पहुंचते हैं, तो वहाँ ब्रेकर पर ये जो राहुल की पत्नी होती है ये अपनी चप्पल गिरा देती है। जब ये अपनी चप्पल गिराती है तो राहुल से कहती है कि उसकी चप्पल गिर गई, ज़रा बाइक रोको। अब जैसे ही बेचारा राहुल रोकता है, क्योंकि राहुल हर बात से अनजान था कि उसके साथ में कुछ होने वाला है, इसकी उसे कोई खबर नहीं थी। जैसे ही राहुल बाइक रोकता है तुरंत ललित अपने उस नाबालिग दोस्त के साथ में आ जाता है और उसके बाद में राहुल को ये लोग घसीटते हुए झाड़ियों के अंदर ले जाते हैं। जैसे ही झाड़ियों के अंदर लेके जाते हैं तो पीछे से ही राहुल की पत्नी आती है। उसके हाथ में एक बियर की बोतल थी। राहुल सोच रहा था कि शायद उसकी पत्नी उसको बचाएगी, लेकिन इतने में ही उसकी जो पत्नी थी वो बियर की बोतल राहुल के सर में दे मारती है। जैसे ही राहुल के सर में वो बियर की बोतल लगती है, राहुल बेसुध हो जाता है। और उसके बाद में ये ललित जो था, इसका जो नाबालिग दोस्त था, और राहुल की जो पत्नी थी, ये तीनों मिलकर बियर की कुछ बोतल्स से राहुल के शरीर पर एक दो नहीं बल्कि अनगिनत बार बार करते हैं। घाव इतने ज़्यादा गहरे थे, सर पर इतनी ज़्यादा चोटों के निशान लगे थे कि मौके पर ही राहुल की मौत हो जाती है। उसके बाद में जो राहुल की पत्नी थी और ये जो ललित था, इसका जो नाबालिग दोस्त था, ये लोग भागते हैं उज्जैन इटारसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। वहाँ से उज्जैन के लिए निकलते हैं। पुलिस जब इन्हें गिरफ्तार करके पुलिस थाने लेके आई थी तो बताया जाता है, मीडिया रिपोर्ट्स में ये रिपोर्ट्स है कि राहुल की जो पत्नी है उसने नाखूनों पर नील पॉलिश लगाई हुई थी और वो जीन्स और टॉप पहने हुई थी। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर आपने कोई पहलू पकड़ा और आप लोग को अगर दिखाई पड़ रहा है कि ये जो कत्ल हुआ किस वजह से हुआ, तो आप लोग इसमें किसे ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं? राहुल की पत्नी को, जो कि नाबालिग है, राहुल उससे उम्र में 10 साल बड़ा है, और उसकी पत्नी शायद शौकिया किस्म की लड़की है क्योंकि उसकी नाखूनों पर नील पॉलिश लगी हुई थी, उसके पति की हत्या हो चुकी थी और उसने जीन्स और टॉप पहन रखा था। क्या यही एक वजह थी या फिर कोई और वजह भी थी? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी छोटी है क्योंकि दोस्तों तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है यार, गर्मी की वजह से मैं क्या बताऊँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई
उसके बाद में एक बोतल वगैरह लगाई, ठीक हो जाएगी, कल तक नॉर्मल सी बात है। तो बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोगों के कमेंट्स आए थे इसमें शीलनिधि हैं लिखते हैं कहानी अच्छी थी और मलिक भाई इन मामलों में सज़ा जो है वो थोड़ी कड़ी कर देनी चाहिए। देव कुमार जी लिखते हैं मलिक भाई वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छी स्टोरी, मैं अमित भाई को जानता था, मेरे भाई देव कुमार जी उसको जानते थे जिसकी कल हत्या हुई है। दिनेश कुमार जी अपना कमेंट्स करते हैं, राजकुमार हैं लिखते हैं बहुत सही मलिक साहब जी, आप हर बात में बहुत दम होती है, मैं कहानी तो बढ़िया होती हैं पर आप जो सुनाते हैं और जो आप बातें बताते हैं वो भी अच्छी होती हैं। पंडित दीक्षित उत्तर प्रदेश फतेहपुर से सुनते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, हासिबुल अंसारी लिखते हैं आपकी बात सही है। दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी दिनेश कुमार जी का कमेंट्स है, मंसूरी भाईजान है, दिनेश कुमार जी आगे भी कमेंट्स करते हैं। गफ्फार खान कमेंट्स करते हैं, मंसूरी भाईजान सऊदी अरब से सुनते हैं। हसीबुल अंसारी हैं और ये लिखते हैं आप जो सुझाव देते हैं वो एक नंबर होता है मेरे भाई। तो हसीबुल अंसारी जी बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी है। दिनेश कुमार जी लिखते हैं भाई आपकी कहानी बढ़िया लगती है। दिनेश कुमार जी का आगे भी कमेंट्स है। एमडी लुकमान है लिखते हैं बहुत अच्छा है भाई। दिनेश कुमार जी का कमेंट्स है। फिर दिनेश कुमार जी का कमेंट्स है, मेरे भाई दिनेश कुमार जी ने कई सारे कमेंट्स किए हैं। प्रियंका सिंह है लिखते हैं नाइस स्टोरी। दिनेश कुमार जी लिखते हैं आप भाई आप कहानी सुनाते हैं, अंदाज़ मुझे बहुत बढ़िया लगता है। AK खान है लिखते हैं सुपर स्टोरी भाई। तो गफ्फार खान है लिखते हैं नाइस स्टोरी सर। और JK अंसारी जी हैं लिखते हैं गुड स्टोरी सर। दिनेश कुमार हैं लिखते हैं आपका अंदाज़ बहुत बढ़िया है। प्रियंका सिंह है लिखते हैं आपकी कहानी का रोज़ इंतजार रहता है भैया। दिनेश कुमार जी लिखते हैं आपका अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। हसीबुल अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई नाइस स्टोरी। तो भाई वालेकुम सलाम। दिनेश कुमार जी का है कमेंट्स लिखते हैं दीप आल्सो लाइक योर स्टोरी। तो उनकी पत्नी दीप भी मुझे मेरी स्टोरी को काफ़ी पसंद करती हैं। हसीबुल अंसारी लिखते हैं आप बहुत शानदार स्टोरी सुनाते हैं लाजवाब। हफीज़ अहमद लिखते हैं गुड स्टोरी। MD लुकमान है लिखते हैं लव यू भाई। दिनेश कुमार जी लिखते हैं भाई आपकी आवाज़ बहुत बढ़िया है। मंसूरी भाईजान कमेंट्स करते हैं। दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं। तो ये बहुत सारे कमेंट्स दिनेश कुमार जी ने किए थे। प्रियंका सिंह जी कमेंट्स करती हैं। उसके बाद में शाकिर हुसैन जी कमेंट्स करते हैं। दिनेश कुमार जी आगे भी कमेंट्स करते हैं। जाकिर अंसारी करते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। भाई वालेकुम सलाम। उसके बाद दिनेश कुमार जी लिखते हैं भाई हम आप रोज़ की कहानी सुनते हैं। दिनेश कुमार जी लिखते हैं लुक यू मेरे भाई, लाइक यू मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। अनवार अहमद लिखते हैं शिक्षा उपदेश दोनों में समय बर्बाद नहीं करें, बहुत शुक्रिया। अरुण ठाकुर जी कमेंट्स करते हैं। राजकुमार लिखते हैं नमस्कार सर भाई मेरा नाम राजकुमार है, अमृतसर पंजाब से हूँ। समझ नहीं आता कि आजकल की दुनिया को क्या हुआ है, खूब कहानी मस्त है। उसके बाद में परवेज़ आलम लिखते हैं कल मेरे भैया और भाभी की सालगिरह है, प्लीज़ विश कर दीजिएगा सोनू एंड अलकामा। तो परवेज़ आलम जी आपके भाई सोनू और आपकी भाभी अलकामा को उनकी शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी, मेरी तमाम फैमिली की तरफ से। जयप्रकाश जी अपना प्यारा से कमेंट्स करते हैं शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है HGN है लिखते हैं कभी भी अपनी मर्यादा नहीं भूलना चाहिए, बहुत शुक्रिया आपका। बालिश बिहारी जी कमेंट्स करते हैं बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में सुनील त्यागी जी कमेंट्स करते हैं। AK खान जी कमेंट्स करते हैं। आफ्ताब आलम है लिखते हैं ये आपका प्राखर कुर्ता मुग़ल और मुस्लिम की ही क्यों टारगेट करता है, आप इसकी तारीफ़ करते हैं इसे समझाइए। ये आपका प्राखर आफ्ताब खान। तो भाई मैं किसी के व्यूज़ को तो नहीं बदल सकता। स्टार जी लिखते हैं दूसरे चैनल पर तो स्नैक की डांट टूटे हुए बताया और नाक पकड़ने वाले ने बताया कि स्नैक के दांत नहीं है, ये नहीं काट सकता। उसने बाइट किया था लेकिन दांत नहीं लगे थे, लेकिन काटने के निशान जो थे वो दिखाई पड़ रहे थे, ऐसा न्यूज़ में था। हालांकि बाद में कुछ रिपोर्ट्स और आई होंगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जब खुलासा किया होगा तो थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें आई होगी, लेकिन शुरुआत में जो चीज़ें मुझे पता चली थी वही मैंने बताई आपको। उसके बाद में दिनेश कुमार जी आगे कमेंट्स करते हैं। गफ्फार खान जी कमेंट्स करते हैं। परवेज़ आलम जी कमेंट्स करते हैं। और उसके बाद में किंग क्वीन कमेंट्स करते हैं। दिनेश जी कमेंट्स करते हैं। दिनेश जी के बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो आज के फिर जो विनर हैं ये दिनेश कुमार जी हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पर मंसूरी भाईजान जी हैं। और उसके बाद में जो अगला जो नंबर है ये नंबर है रेनू सुनील त्यागी जी का। तो आप लोगों के ये जो कमेंट्स थे मैंने पढ़े, लेकिन आज की कहानी छोटी है तो आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इस कहानी से आप लोगों को बहुत बड़ी सीख मिलेगी अगर आप इस कहानी को डिटेल में सुनेंगे। बाकी दोस्तों कहानी कैसी लगी बताइएगा और अपने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कहानी कहाँ से सुनते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग कमेंट्स करते हैं उनके कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद में विनर की घोषणा भी करता हूँ। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।